हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो कवर करने वाले हैं। वन शॉट वीडियो रिवीजन करने वाला है। इस वन शॉट में हम पूरे चैप्टर को सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सेशन स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जिनको कम समय में पूरे फुल रिवीजन चाहिए, पूरे चैप्टर का रिवीजन चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हो तो आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी कॉन्फिडेंस फील करोगे। एग्ज़ाम के लिए लगेगा कि हाँ, अब कुछ हम प्रिपेयर हैं, तैयार हैं। इसलिए नोटबुक और पेन रेडी रखना, क्योंकि हर क्वेश्चन को रिवीजन और प्रैक्टिस करते चलना है। और इस वीडियो को फोकस से बहुत अच्छा से देखना। और चलिए इस वन शॉट केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बिना कुछ देर किए हुए हम सीधे चलते हैं वीडियो के ऊपर और देखते हैं कि क्या यहाँ पे चल रहा है। प्रेजेंट कर लिए और अब अपना हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। हाँ, नोट स्क्रीनशॉट, नोट स्क्रीन रिकॉर्ड चाहिए मेरे को। हाँ, यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सेशन 25 से 26 के लिए। कौन सेशन के लिए चाहिए? सेशन 25 टू 26। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, फिर लॉन्ग करेंगे। हमने जिस टाइप से एग्जाम में आता है ना, उसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पैटर्न वही रहेगा और उसी तरह से रहेगा। और इतना वीडियो यहाँ पे हम तुम लोग को प्रैक्टिस करा देंगे तो क्योंकि कि अगर तुम लोग सिर्फ ध्यान से पढ़ लो और इतना समझ लो तो आगे फिर ज़्यादा कुछ का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल पर 0 से 14 तक जो मार्किंग रहता है, तो उसमें एसिडिक होता है 7 से नीचे एसिडिक, और 7 के जितने 7 से नीचे आते जाएगा पीएच स्केल उतना ही वो सब टाइम से एसिडिक होगा। और जितना पीएच स्केल ऊपर जाएगा उतना ही वो बेसिक होगा। तो न्यूट्रल कब होता है? जब एमिक वो बीच में रहेगा तो न्यूट्रल होगा। तो बीच में कितना पे रहेगा? 7 पे। अगर कोई भी सब्सटेंस का पीएच स्केल 7 आ रहा है, एमिक वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना वो एसिडिक है और ना वो बेस है। और सेकंड क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? एसिडिक विच इज रिप्रेजेंट इन विनेगर इज। एसिडिक जो होता है वो विनेगर को किस तरह रिप्रेजेंट करता है? इसका क्वेश्चन आंसर बताओ। 2 मिनट 2 सेकंड का टाइम है। कमेंट किए कि विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? लेटिक या एस्टिक या सर्टिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है विनेगर में? तो विनेगर में रहता है एसिटिक एसिड। कौन सा रहता है? एसिटिक एसिड। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। विच गैस इज इन्वॉल्व इन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। कौन सा गैस जो होता है प्रेजेंट होता है जबकि मेटल रिएक्ट करता है?
क्वेश्चन है विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। एसिड के साथ कौन सा मेटल के साथ कौन सा एसिड रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा करता है? कमेंट किए। इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। जो मैंने कि मेटल के साथ जो भी गैस रिएक्ट करता है वो रिएक्ट करके इन्वॉल्व होता है, निकलता है जो वो हाइड्रोजन निकलता है। जो पॉप साउंड से हम लोग जानते हैं कि ये हाइड्रोजन है, पॉप साउंड करता है बर्निंग करने पे, वो हाइड्रोजन निकलता है। अगर किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराओ तो वो हाइड्रोजन निकलेगा। अब पूछ रहा है कि फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या चीज होता है? तब ये क्या चीज बोल रहा है? फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, माने कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो ये तो बहुत इजी है। इसको तो तुरंत सब बता दोगे कि Na2CO3 और 10H2O, माने कि Na2CO3 और उसमें 10 मात्रा वाटर का होता है, उसको हम ये फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। देखो तुम लोग, ये जो ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वीडियो में बने रहो, आगे में बहुत पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्जाम में क्वेश्चन में लड़ेगा ये क्वेश्चन, तो इतना तो याद रखना तुम। अब पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर इज, मैंने ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला होता है? इसमें से कौन सा जो है वो ब्लीचिंग पाउडर है? तो CaO है या CaCO Cl2 है या CaCl2 है या CaOH2 है? इन चारों में से कौन सा जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है? तो CaOCl2 होगा इसका सही आंसर, जो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है। अब 6 क्वेश्चन कह रहा है कि टूथ डिकेन ऑकर व्हेन पीएच माउथ ऑफ बिकम, माने कि टूथ डीके ऑकर व्हेन पीएच ऑफ माउथ बिकम्स, जब मैंने कि हम टूथ, हमारे दांत में जब हम टूथ, मैंने पूछ रहा है कि हम टूथ डीके मैंने स्मेल क्यों आता है, और हम टूथ ब्रश क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो दांत होता है वो एसिडिक हो जाता है, उसको हम बेस करने के लिए और टूथपेस्ट को यूज करते हैं। और इसका आंसर होगा ब्लो 7 से नीचे होगा और 5.5 होगा, लेस देन 5.5 होता है, एसिडिक हो जाता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, माने कि जो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा जो है वो वीक एसिड है? सॉरी, इतना इजी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं बताओगे बाबू तो कैसे चलेगा, बताओ।
अरे यहाँ पे तो सिंपल दिख रहा है कि HCl हार्ड होता है, HNO3 भी हार्ड होता है, H2SO4 भी हार्ड होता है। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा CH3COOH, जो चूँकि एसिटिक एसिड होता है, जो विनेगर में पाया जाता है। इतना सिंपल नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा। अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो तो अलग बात है, तब तक क्वेश्चन रट जाओ। अगर पढ़े हो तो इतना तो समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। इसमें से कौन सा जो है वो मेटल नहीं है। अब इसको नहीं बताओगे तो क्या बताओगे। इतना इजी है। कॉपर भी मेटल होता है, आयरन मेटल होता है, सल्फर क्या होता है, मेटल होता है या नहीं, अल्मुनियम मेटल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच मेटल इज स्टोर इन किरोजन। किरोजन में किरासन तेल जो होता है, जो हम लोग जो गांव में रहते होंगे वो जानता होगा कि किरासन तेल जो जलाने का उपयोग होता है, किरोसन पेट्रोल का प्यूरिफाई। इसको इसमें से कौन सा चार ऑप्शन में से सोडियम, कॉपर, आयरन, अल्मुनियम, इसमें से कौन सा जो मेटल है उसको किरोसन में रखा जाता है। इसका सिंपल सा आंसर है कि सोडियम। क्योंकि सोडियम को इसलिए किरोसन में रखा जाता है क्योंकि अगर इसको हम ऐसे ओपन में रखें, ओपन टेम्परेचर में रखें, ओपन वातावरण में रखें तो हवा से रिएक्ट करके ये तुरंत इसमें आग लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अल्कली। इस चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो अल्कली है। अल्कली माने क्या होता है, अल्कली माने होता है बेसिक, जिसमें एसिड का मात्रा कम हो। तो इस चार में से NaOH, CuO, Al2O, 3, ZnO, चारों में से कौन सा जो है बेसिक है, माने अल्कली है। इसका आंसर होगा ए, NaOH। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच कंपाउंड टर्म मिल्की वाटर मिल्की, लाइम वाटर मिल्की, इसमें से कौन सा जो है वो लाइम मिल्की वाटर टर्न हो जाता है। ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, NO2, कौन सा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। कार्बन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है तो ये बना देता है मिल्की वाइट। इसका जो मैंने कि देखो ना, जब तुम्हारे दीवार पेंट होता है, कुछ वो रहता है वो चुन्ना, चुन्ना जब पेंट होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है और उसके बाद मिल्की लाइम वाटर मिल्की बना लेता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है आयोनिक कंपाउंड आर जनरली, जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो जनरली किस तरह से होता है, सॉफ्ट विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, या सॉफ्ट विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, या हार्ड विथ लो मेल्टिंग पॉइंट, या हार्ड और हाई मेल्टिंग पॉइंट दोनों। इसका हिंट करा, नमक। नमक किस तरह से होता है, नमक क्या चीज़ है, नमक एक आयोनिक कंपाउंड है। जिस तरह जैसे ही आयोनिक कंपाउंड का बात आवे ना तो माइंड में सीधे नमक का ख्याल लाना। तो नमक हार्ड होता है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो जनरली हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ऑब्जेक्टिव अब हम लोग का ख़त्म ही ख़त्म है। लास्ट 3 क्वेश्चन है, उसके बाद सब्जेक्टिव पे चलेंगे। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा इसमें से जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़े होगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट पर क्या चीज़ होता है, जगह को चेंज करना। डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार जगह को चेंज करना, बस इतना ही। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है, इसमें कौन सा है, NaCl
क्या NaCl डिस्प्लेस कर रहा है, इस तरफ तो रिएक्शन होने के बाद दोनों टूट जा रहा है, यानी कि ये तो डिकम्पोज कर रहा है। Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 प्लस Cu। हाँ, ये तो लगता है कि होगा आंसर। बाकी नीचे देख लेते हैं। HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, HCl, ए भी डिकम्पोज हो रहा है और ए भी डिकम्पोज हो रहा है। इसमें सी में डबल डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, ई डिकम्पोज हो रहा है और ए भी डिकम्पोज हो रहा है, यानी इसका फाइनल आंसर बी होगा। फाइनल आंसर बी होगा। Zn प्लस CuSO4 ई ब्रेक करके Cu जो है डिस्प्लेस किया Zn को, Zn जो है डिस्प्लेस किया Cu को, और SO4 के साथ Zn खुद कंबाइंड बना लिया। और ये डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट इसी में बता देते हैं, इसका आंसर बी होगा, याद रखना। डबल डिस्प्लेसमेंट भी इसी में बता देते हैं। देखो जिसमें कि यहाँ HCl है अपने एक साथ और NaOH है एक साथ है, लेकिन इस तरफ जब रिएक्शन होने के बाद जब प्रोडक्ट आया, देखो Na के साथ Cl बना लिया अपना कंबाइन, और किसके Na के साथ Cl बना लिया और OH के साथ H बना लिया, यानी कि H2 हो गया और O हो गया। तो ये आपस में एक दोनों को एक्सचेंज कर लिया पोजीशन, इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। माने कि इसका मटेरियल आ गया इसके पास, इसका मटेरियल आ गया इसके पास, इसका मटेरियल आ गया इसके पास। और अब लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन। उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है इम्पोर्टेंट। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट है, उसका प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन में किस तरह से काम करता है? एटॉमिक मास पे, एटॉमिक नंबर पे, वैलेंसी पे, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे? तो इसका आंसर होगा एटॉमिक मास पे। अब हम लोग का ये 15 जो है लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एसिड। इसमें से कौन सा जो है एसिड में उपयोग होता है? HCl, NaCl, MgOH2 या CaO? तो इसका आंसर होगा MgOH2। MgOH2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे, जो कि 10 क्वेश्चन रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बहुत कॉन्सेप्ट भी मिलेगा यहीं से। किससे मिलेगा? जो रात को चैटिंग करता है, अरे यार अभी तो 12 बज रहा है। अरे 12 नहीं, 12 तेरा शक्ल पे बजा देगा। पहले पढ़ ले तो। क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है और उसका एक एग्जाम्पल देना है। रिडॉक्स रिएक्शन याद है? देखो इसका आंसर क्या कह रहा है। इसका आंसर कह रहा है कि रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो एक साथ टेक प्लेस टुगेदर, इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अगर जिसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों याद है, उसको समझो कि रिडॉक्स रिएक्शन याद है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन को समझ गया। कि क्योंकि जिस भी एलिमेंट में, जिस भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो एक साथ, उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एक एग्जाम्पल देखो। Zn प्लस CuSO4, और ये प्रोडक्ट क्या आया? ZnSO4 प्लस Cu। तो बोलोगे कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कैसे हो गया? देखो, सबर सबर सबर, हम देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यार, पढ़ो। तो पढ़ो एक एक वर्ड को, जो भी हम दे रहे हैं पढ़ो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। हेयर Zn इज ऑक्सीडाइज एंड Cu इज रिड्यूस्ड बिकॉज, क्यों? देखो Zn जो है यहाँ पे तो सिंपल, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स
नहीं है। लेकिन जब इसको प्रोडक्ट आया तो SO4 आया, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया तो Zn जो है ऑक्सीडाइज हो गया। अस्यूम में रिएक्शन से पहले तो ऑक्सीजन का मात्रा है, लेकिन रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आया तो कॉपर तो अकेले हो गया, तो इसमें ये ऑक्सीजन हट गया इसमें से, तो ये जो है रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हमारे स्क्रीन पे है सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइज रिएक्शन? न्यूट्रलाइज रिएक्शन क्या होता है? गिव वन डेली लाइफ एग्जांपल। एक डेली लाइफ जो डेली हम लोग यूज करते हैं उस तरह के एग्जांपल कुछ दीजिए कि न्यूट्रलाइज रिएक्शन क्या होता है और उसका एक एग्जांपल। ये है हमारा स्क्रीन पे आंसर भी। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, कोई भी एसिड सब्सटेंस को अगर बेस से हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो वो बनाता है क्या चीज़ है? साल्ट एंड वाटर। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन। किसको कहते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन? कोई भी एसिड में हम उसको बेस मिलाते हैं और वो फॉर्म करता है साल्ट एंड वाटर, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन। और बाकी वर्ड पढ़ लेना। इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे HCl प्लस NaOH। HCl एसिड है, NaOH बेस है, ये दोनों को जब रिएक्ट कराए तो NaCl साल्ट बनाया, H2O वाटर बनाया और इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइज रिएक्शन। मिल्क इज मैग्नीशिया इज यूज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टोमच। अगर दूध को हम लोग पीते हैं तो ये पेट में जा करके हमारा एक्सेस जो एसिड रहता है उसको कम करके इसको न्यूट्रलाइज करता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन के साथ आंसर भी साथ में ही है, कोई बात नहीं है। वाई आर एसिड नॉट किप्ड इन मेटल कंटेनर? जो एसिड होता है उसको हम लोग मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रख सकते हैं? एसिड होता है ना, एसिड को अगर कोई भी देखा होगा तो उसको चाहे तो प्लास्टिक की बोतल में या ग्लास के बोतल में रखा जाता है, लेकिन मेटल में नहीं रखा जाता है। कभी देखे हो एल्युमिनियम में या आयरन के बोतल में, मैंने कि डिब्बा में कंटेनर में एसिड को रखे हुए? नहीं। तो क्यों नहीं रखा जाता है? पढ़ो, इसका आंसर भी यहीं पे है। एसिड रिएक्ट विथ मेटल। एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है मेटल से, प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस एंड साल्ट। एसिड जो होता है जैसे ही उसको मेटल मिलता है वो मेटल को खोजते चलता है, किधर गया किधर गया, जैसे ही मिलता है तो वो उससे रिएक्ट करके तुरंत उसमें से हाइड्रोजन गैस निकालता है और साल्ट बना देता है। सो एसिड आज कोरेड इन मेटल कंटेनर। इसलिए एसिड जो होता है वो मेटल कंटेनर को जंक लगा देगा, उसको तुरंत खराब कर देगा। देयरफॉर दे कीप्ट इन ग्लास और प्लास्टिक बोतल। इसलिए इसको ग्लास और प्लास्टिक के बोतल में रखा जाता है क्योंकि उससे ये एसिड रिएक्ट नहीं करता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, उसका भी आंसर जस्ट नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड कंसंट्रेट एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और कंसंट्रेट एसिड क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस बताना है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो समझ में आ रहा, कंसंट्रेट एसिड थोड़ा बहुत हो सकता है डाउट लग रहा, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो देखने में लग रहा है स्ट्रॉन्ग, जिसमें ताकत ज़्यादा हो, जो किसी चीज़ को जल्दी गला सकता हो, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। जो तुरंत किसी को मार सकता हो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, स्ट्रॉन्ग कहेंगे। और एसिड के बाद आता है स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। यहाँ पे आंसर देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज होता है इन वाटर, जिसमें कि HCl H2SO4, दो को एग्जाम्पल दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड का, जिसमें कम्प्लीटली आयोनाइज हो, जिसमें वाटर नहीं हो। कंसंट्रेट एसिड क्या होता है? हैज़ लेस वाटर, इसमें वाटर तो होता है लेकिन कम होता है। एंड मोर एसिडिक पर वॉल्यूम, इसको जो होता है हर एक वॉल्यूम में ज़्यादा कर एसिड होता है। सो स्ट्रेंथ इक्वल टू आयोजनेशन और कंसंट्रेशन इक्वल टू अमाउंट प्रेजेंट। स्ट्रेंथ माने कि आयोजनेशन होता है और कंसंट्रेशन माने कि उसमें जितना ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे,
Why do ionic compound conduct electricity in aqueous solution but not in solid solution? हमारा जो बिजली होता है, करंट होता है, वो क्यों एक्वस सोल्यूशन में जो है करंट क्या कर रहा है? वाई डू आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है वो एक्वस सॉल्यूशन में तो कंडक्ट करता है, लेकिन आयोनिक कंपाउंड का, लेकिन सॉलिड सब्सटेंस में नहीं है। आयोनिक कंपाउंड यानी कि आयोनिक में हम ऑब्जेक्टिव में क्या बताए थे, जैसे ही आयोनिक का बात है तुरंत माइंड में आना चाहिए क्या चीज़? नमक। तो अगर नमक को हम पानी में घोल देंगे तब तो करंट पास करेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट नमक को पैकेट फाड़े और नमक बिछा दे और एक तरफ करंट बिछा लगाए और एक तरफ टच करे या बल्ब जलाए तो जलेगा नहीं, करंट पास नहीं करेगा। तो वही क्वेश्चन करा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो लिक्विड में तो एक्वस मैंने किसी चीज़ में घोल दिया जाए तो करंट तो पास करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में जब वो होता है तो करंट पास नहीं करता है। तो इसका भी आंसर तुम्हारे स्क्रीन पे 7 करोड़ का है। नहीं 7 करोड़ का नहीं, लेकिन है। सबसे पहला स्टेप, इन सॉलिड स्टेट आयोनिक का आयंस कैन नॉट मूव। जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो इसका जो आयंस होता है वो मूव नहीं करता है। और सेकंड पॉइंट, इन एक्वस स्टेटस, जब इसको किसी चीज़ में घोल दिया जाता है आयंस बिकम फ्री टू मूव। जब इसको घोल दिया जाता है तो इसका जो आयंस होता है वो मूव फ्रीली करता है विदाउट कोई टेंशन का। फ्री आयन कैरी इलेक्ट्रिक करंट। जो भी कोई भी आयंस अगर फ्री रहेगा तो करंट को कैरी करेगा ही करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज सोडियम हाईली रिएक्टिव? सोडियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव क्यों होता है? ऐसा हो सकता है ना, आयरन भी हो सकता था हाईली रिएक्टिव, अल्युमिनियम भी हो सकता था, लेकिन नहीं, सोडियम ही क्यों हाईली रिएक्टिव है? इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सोडियम है जो 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए होता है क्योंकि सोडियम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इन आउटर सेल, इसका आउटर सेल में। इट इज़ इजली लूज, इसलिए ये आसानी से लूज कर सकता है दिस इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। ये अपने स्टेबल होने के लिए उसको इजली लूज कर सकता है। सो इट इज़ हाईली रिएक्टिव एंड कीप्ड इन किरोजन, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसको किरोजन में रखा जाता है। समझ में आया? सोडियम क्यों हाईली रिएक्टिव होता है? सोडियम इसलिए हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके पास सिर्फ आउटर सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इजली लूज कर सकता है ये अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और इसीलिए इसको किरोजन में कीप्ट किया जाता है, रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज टूथपेस्ट कंटेन बेसिक सब्सटेंस? जो हम ब्रश करते हैं, जो टूथपेस्ट लेते हैं, उसमें बेसिक सब्सटेंस कंटेन क्यों करता है? अभी हम इसका भी सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव में बताए थे, जिसको जो ध्यान से सुना होगा उसको तो माइंड में आ गया होगा, और जिसको नहीं आया वो आंसर पे चलो। आंसर क्या कह रहा है? टूथ डेकी ओकर व्हेन माउथ पीएच बिकम लेस देन 5.5 एसिडिक। जो हमारा मुंह होता है वो ब्रश करने से पहले उसका पीएच स्केल जो होता है 5.5 से भी कम जा चुका होता है, यानी कि हमारा जो मुंह होता है फुल्ली एसिडिक हो चुका होता है। तो टूथपेस्ट बेसिक होता है जो न्यूट्रलाइज करता है हमारे मुंह को और प्रिवेंट करता है हमारे दांत को एसिड से रिएक्ट करके गलने से। समझ में आया? आंसर पढ़ते रहना। राइट केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेकिंग या वॉशिंग दोनों में से एक को तो जरूर ही पूछ लेता है, तो हम तो दोनों को लिख दिए हैं, नाम भी और फार्मूला भी। देखते हैं है क्या। सबसे पहले देखते हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का तो होता है क्या चीज़? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका फार्मूला होता है NaHCO3। वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट डाइकार्बोहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डाइकार्बोहाइड्रेट, इसका फार्मूला होता है Na2CO
CO3 पॉइंट मैंने इंटू 10H2O। Na2CO3 को 10 वाटर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, वो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज एन ओलोई, गिव टू एग्जाम्पल। ओलोई क्या होता है और इसका 2 एग्जाम्पल। आंसर देखो, एन ओलोई इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर सम पढ़ा हुआ ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है वो alloy is a homogeneous mixture of 2 or more element और a metal and non-metal। जो alloy होता है वो homogeneous mixture होता है, वो 2 या 2 से अधिक मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है, जिसमें कि इसका एग्जाम्पल है ब्रास और स्टील। ब्रास क्या चीज़ बना, कॉपर और जिंक से मिलकर, और स्टील क्या चीज़ बना, आयरन एंड कार्बन से मिलकर। तो ब्रास तो बना मेटल मेटल मिलकर, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। लेकिन स्टील जो बना, ये आयरन तो मेटल है लेकिन कार्बन नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेजेंट है अलॉय बनने का तरीका। अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन रहा। हो सके तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं जा रहा है, और मेरा भी कोशिश है कि 20 से 25 मिनट का ही क्वेश्चन वीडियो हम अपलोड करें, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को एक बार अच्छा से पढ़ो, लेकिन इतना क्वेश्चन कम से कम, जो बच्चा सोच रहे हो ना कि अभी प्रिपेयर तैयारी में लगेंगे, उसके लिए कह रहे हैं कि लग जाओ, और इतना जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं कम से कम इतना कर लो, 60-70% कोई नहीं रोकेगा। वाई डज सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। जो सोप होता है, हम लोग साबुन को जो इस्तेमाल करते हैं ना नहाने के लिए, ये हार्ड वाटर में क्यों नहीं काम करता है, वर्क करता है, ऐसा क्या रीज़न है? तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन तो देखना बनता है भाई। हाँ, तो हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट। जो हार्ड वाटर होता है वो कंटेन करता है कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट को, और सोप जो होता है रिएक्ट एंड फॉर्म इंसोल्यूबल स्कम। जो सोप होता है वो रिएक्ट करता है इंसोल्यूबल स्कम में, इसलिए ये लेदर, सो इट डिज नॉट लेदर वेल एंड क्लीन प्रॉपरली। इसलिए वो हार्ड वाटर में अच्छा से काम नहीं कर पाता है और प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाता है। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, जो कि शायद 5 ही होगा, लेकिन लॉन्ग है बहुत। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कॉन्सेप्ट तुम लोग को मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर लॉन्ग को अगर पढ़ोगे ना तो यहाँ से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, शॉर्ट भी बनेगा, और लॉन्ग है तो लॉन्ग तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ से हर का कॉन्सेप्ट मिलता है लॉन्ग से, इसलिए लॉन्ग को एकदम ध्यान से पढ़ना। हो सके तो 1 से 2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, इसको एकदम 2 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा नहीं, 5 ही क्वेश्चन लॉन्ग होगा और 10 शॉर्ट, 15 ऑब्जेक्टिव, सबको प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग को अगर उस सबको 1 बार कर रहे हो तो इसको 2 बार करना, और वो सबको 2 बार कर रहे हो तो इसको 3 बार करना। 1 बार एक्स्ट्रा जरूर लॉन्ग को करना, क्योंकि लॉन्ग से हर क्वेश्चन बनता है। ज़्यादा मोटिवेशन नहीं देंगे, क्योंकि तुम लोग खुद मोटिवेट करने वाला बहुत चैनल है, हम सिर्फ जो आता है हमको बता रहे हैं। एक्सप्लेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है विथ एग्जाम्पल। एक्सप्लेन करना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसका एग्जाम्पल के साथ में। देखना कितना कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलता है। तो यहाँ से तो एक्सप्लेन पहले करते हैं, क्वेश्चन है आंसर पे कि केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप। मैंने कि जो केमिकल रिएक्शन है जो क्लासिफाइड है वो तुम्हारे फॉलोइंग टाइप नीचे मैंने दिया हुआ है, इसमें नहीं है और नेक्स्ट स्लाइड में है। इसमें तो सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बाकी नेक्स्ट स्लाइड में होगा।
ऐसे तो मेनली 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन एक रिडॉक्स रिएक्शन को मिला जाए दिया जाए तो 5 टाइप का रिएक्शन होता है, और हो सके तो 5 टाइप का रिएक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया होगा। सबसे पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं कि 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे में देखो CaO प्लस H2O, ये दोनों मिला और बनाया कौची CaOH2। मैंने ये दोनों आपस में रिएक्ट किया और बनाया CaOH टू सिंगल प्रोडक्ट आया, 2 सब्सटेंस रिएक्ट किया और एक सिंगल सब्सटेंस बनाया, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन माने जुड़ना और डिकम्पोजिशन माने टूटना, जस्ट उसका अपोजिट। तो वन कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, माने कि अगर एक सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है, उसको हम लोग कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे में यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, CaCO3 था और CaO प्लस CO2 में ब्रेक कर गया। अब यहाँ पे आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हर एक कॉन्सेप्ट हम पीछे बता चुके हैं। अब यहाँ पे यह है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जो माने कि ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो अपने से कम रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस करके और उसके साथ वो कंबाइन बना लेता है, अपना कॉम्बिनेशन बना लेता है। जिसमें कि एग्जाम्पल है Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 प्लस Cu, जो कि हम पीछे बता चुके हैं किस तरह से डिस्प्लेस करता है। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी हम बता चुके हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 कंपाउंड, माने कि यहाँ के सब्सटेंस वहाँ, वहाँ के सब्सटेंस यहाँ। एग्जाम्पल में देखो जैसे में कि NaSO4 यहाँ पहले से साथ में था और BaCl साथ में था, लेकिन इस तरफ आने के बाद देखो Na के साथ कौन बनाया कंबाइन? Cl, और Ba के साथ SO4, आपस में पोजीशन चेंज हो गया या नहीं? इसमें के उसमें, उसमें के उसमें, इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ देखो 5वां टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन भी दिया हुआ है कि जिसमें यह भी बताया हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो, उसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जो चूँकि Zn यहाँ पे हो गया ऑक्सीडाइज और Cu हो गया रिड्यूस। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जो चूँकि है एक्सप्लेन pH इन एवरी लाइफ। जो pH स्केल होता है एवरीडे लाइफ में, इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले टूथ डेकाई, मैंने जो हमारा मैंने जो हमारा क्या हुआ, हो क्या रहा है? ऐसे जो भी कुछ हो जल्दी से इस वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करके तुम लोग पढ़ लो, बाकी हम बता देते हैं कि कर क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ऐसे जैसे में टूथ डे कैन स्टार्ट बिकम लेस देन 5 प्रोड्यूस बैक्टीरिया डैमेज टूथ ईमेल टूथपेस्ट इज बेसिक सो न्यूट्रलाइज द एसिड। मैंने कि यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो हम टूथपेस्ट को pH स्केल में सबसे पहला पॉइंट जो टूथपेस्ट के बात आया कि हम लोग जो ब्रश करते हैं डेली लाइफ में, जो हमारा सुबह सुबह उठते हैं तो मेरा जो दांत रहता है वो एसिडिक रहता है, इसका pH स्केल 5.5 से लो रहता है। और उसके बाद हम इसको पे टूथब्रश पे टूथपेस्ट लेते हैं जो बेसिक होता है, उसको हम मुंह में रगड़ के ब्रश करते हैं, तो उससे मेरा जो मुंह का बैक्टीरिया होता है, जितना एसिडिक होने के कारण बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, वो सब डेथ कर जाता है और हमारे दांत को सिक्योर करता है, मेरा मुंह से स्मेल फ्रेश आता है, सबसे पहला काम। और दूसरा काम इंडाइजेशन, मैंने जो इंडाइजेशन पेट में होता है, लाइफ प्रोसेस में पढ़े होगे, शायद लाइफ प्रोसेस में ही है, हाँ पढ़े होगे। जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टोमेच में,
उसको ये एंटासिडिक लाइक मिल्क और मैग्नीशिया मिलकर न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, और हमारे जो कुछ डेंजर गैस बनने से बचाता है। एसिड रेन क्या होता है? जो मतलब फर्स्ट टाइम पानी पड़ता है तो बहुत तरह का गैस रहता है, उसी को कहते हैं एसिड रेन। जिसमें कि एसिड रेन लोअर पीएच स्केल ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉडीज, इट डैमेज प्लांट एक्वेटिक लाइफ एंड बिल्डिंग, ये हर चीज़ को डैमेज करता है। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। डिस्क्राइब करना जो इलेक्ट्रोलाइटिक है उसको रिफाइनिंग करते हैं किस तरह से कॉपर में। आंसर देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज टू ऑब्टेन प्योर कॉपर। इलेक्ट्रोलाइटिक को यूज करते हैं हम प्योर कॉपर को निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इसका सेटअप होता है एनोड और कैथोड है, मैंने कि एक जो इमेज तो ऐड नहीं किया है, शॉर्ट में बता देते हैं। सपोज दैट दिस इज माय कंटेनर, दिस इज माय एनोड, दिस इज माय कैथोड। ये क्या है? एनोड, और ये क्या है? कैथोड। और इसको हम करंट से जोड़ देते हैं, जुड़ गया। और बीच में ये बैटरी कनेक्ट करके कर देते हैं। और एक यहाँ से इसका ये यहाँ पे स्विच मान लो कि है। और जैसा ही हम इसको से अब हम स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक पास करेंगे, तो इसमें जितना जो है, एक मिनट, इसका जितना जो इसमें जो है कॉपर का सॉल्यूशन, चाहे जो भी के साथ हो, एनोड पे आ जाएगा प्योर कॉपर। यहाँ पे जो है कॉपर प्योर आ जाएगा एनोड पे, और कैथोड पे जितना अन मटेरियल होगा, माने कि जो सॉरी कैथोड पे आएगा कॉपर, जो ओरिजिनल शीट कॉपर का होगा ना, जितना उसमें वो आ जाएगा कैथोड पे। एनोड पे जितना वेस्टेज मटेरियल होगा ना, इस पे आ जाएगा। और बाकी जो मॉड्यूल बचेगा वो नीचे यहाँ पे बैठ जाएगा। समझ में आ गया इसका सेटअप। और इसका प्रोसेस क्या होता है, अब यहाँ पे प्रोसेस है। तो इम्प्योर कॉपर डिजोल्व फ्रॉम एनोड एज Cu प्लस आयन। जो इम्प्योर कॉपर होता है डिजोल्व हो जाता है इम्प्योर में, और वो Cu प्लस मैंने कि कॉपर को कुछ बोला जाता है, रिड्यूस कर देता है। और प्योर कॉपर डिपॉजिट इन कैथोड, और कैथोड पे जितना जो प्योर कॉपर रहता है वो चला जाता है। और इंसुलेबल इम्प्योरिटी सेटल एज एनोड मड, जिसमें कि हम नीचे बोले कि यहाँ पे बैठ जाएगा, जितना वेस्टेज रहेगा नीचे मड के रूप में बैठ जाएगा। इसका रिएक्शन यहाँ पे ये है, पढ़ लेना। एक्सप्लेन किरोजन ऑफ आयरन मेथड एंड मेथड टू प्रिवेंट। उन्हें कि जो आयरन होता है उस पर जंग किस तरह से लगता है और उससे हम बचाया कैसे जा सके। सबसे पहले तो किरोजन देखते हैं। किरोजन क्या होता है? किरोजन इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विथ एयर एंड मॉइस्चर या वाटर। जो किरोजन होता है वो मेटल को गत्ते गत्ते डिस्ट्रॉय करता है, ख़त्म करता है, तोड़ता है, क्योंकि वो रिएक्ट करता है हवा के साथ और पानी के साथ, यानी मॉइस्चर के साथ। रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर्म हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है वो बनाता है हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, और इसका रिएक्शन ये होता है। और इसका प्रिवेंट ये होता है। सबसे पहले पेंटिंग से हम लोग कैसे बचा सकते हैं? तो प्रिवेंट कांटेक्ट ऑफ आयरन विथ एयर एंड मॉइस्चर। हम लोग जब लोहा के गेट उट लगाते हैं तो उसको पेंट करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि जो आयरन हो डायरेक्ट हवा से और पानी से कांटेक्ट ना करे और रिएक्ट ना करे। सेकंड मेथड है ग्लेवलाइजेशन। आयरन इज कोटेड विथ जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग। आयरन को हम लोग जिंक के पतला लेयर से कोटेड करते हैं, जिसको हम लोग ग्लेबनाइजेशन कहते हैं। और ये भी हम लोग को किरोजन से बचने का मेथड है। फिर है अलोइंग, जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं। मिक्सिंग ऑफ आयरन विथ कार्बन फ्रॉम स्टील। स्टील बनता है विच रजिस्ट किरोजन। स्टील में कभी भी जंग नहीं लगता है, उसमें इसको में कार्बन मिक्स करके बनाया जाता है। और हम लोग का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है? सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका पीरियोडिक ट्रेंड है एटॉमिक साइज, वैलेंसी, मेटोलिक कैरेक्टर और नॉन मेटोलिक कैरेक्टर। ये इसका पीरियोडिक ट्रेंड है। तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक साइज में क्या आएगा। तो डिक्रीज द अक्रॉस अ पीरियड। एटॉमिक साइज में होता है कि जो पीरियोडिक ट्रेंड है उसका में एटॉमिक साइज में जो होता है वो पीरियोडिक जैसे जैसे बढ़ता है, सीरीज बढ़ेगा उस तरह से उसका एटम का साइज घटेगा। इंक्रीज डाउन द ग्रुप, और अगर डाउन हो गए तो इसका इन ग्रुप अप होगा। फिर इसका रीजन क्या है? इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ सेल। जो इसका न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ते जाता है और नंबर ऑफ सेल भी बढ़ते जाता है। वैलेंसी क्या होता है कि सेम इन ग्रुप, जो सेम ग्रुप में होता है वो चेंज अक्रॉस अ पीरियड, वो पीरियड को चेंज करता है। मेटोलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, ये पीरियड से अक्रॉस करता है। इंक्रीज डाउन अ ग्रुप, और ये ग्रुप में डाउन करता है। रीजन होता है मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन इजली। मेटल जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन को इजली लूज कर सकता है। नॉन मेटोलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। और जाने से पहले इतना बोलेंगे, और जाने से पहले इतना बोलेंगे कि आज का वीडियो तो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लें, जिसमें केमिस्ट्री का 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए, और आने वाला बायो का है, उसके बाद फिजिक्स का आएगा, और उसके बाद जो है लास्ट में जो देंगे तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों को एक साथ वीडियो देंगे, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन डालेंगे। और उसको बहुत इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें वही क्वेश्चन डालेंगे और उसको और अच्छा तरीक़ा से बताएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और इस तरह के वीडियो चाह रहे हो कि हम तुम लोग को इजी तरीके से हर चीज़ अवेलेबल करा दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो से अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है तो लाइक करना, वरना लाइक की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स टू ऑल एंड मीट इन नेक्स्ट वीडियो।